हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग सीबीएसई ई जोन में सोशियोलॉजी का चैप्टर द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी का एक फास्ट ट्रैक कोर्स करेंगे क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं। तो ये आपका जो वीडियो है ये एक तरीके से आपके लिए रिवीजन साबित होएगा। तो चलिए अभी इसमें आगे बढ़ते हैं। क्या है तो जो पहला है वो है डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी क्या है? डेमोग्राफी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो इसमें क्या है, एक तरीका है, एक जो सिस्टम है पढ़ने का, उस तरीके से हम पॉपुलेशन को समझते हैं। और इसमें दो शब्द हैं, डेमोस एंड ग्राफीन। डेमोस का मतलब होता है लोग और ग्राफीन का मतलब होता है डिस्क्राइब करना। तो जो डेमोग्राफी है वो बर्थ, माइग्रेशन, सेक्स, कंपोजिशन, इनसे ये डील करता है। और इसमें जो डेमोग्राफी के हैं दो पार्ट होते हैं और वो होता है फॉर्मल डेमोग्राफी और होता है सोशल डेमोग्राफी। फॉर्मल डेमोग्राफी जो होता है बेसिकली वो एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, मतलब उसमें कोई नंबर्स की जरूरत पड़ती है जिससे वो उसको मेजर करते हैं कि लोग कितने हैं, क्या हैं, और वो एनालाइज करते हैं कि पॉपुलेशन में क्या चेंज आ रहा है। और सोशल डेमोग्राफी है वो बेसिकली जो सोशल डेमोग्राफी है वो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं पॉपुलेशन के, उसके बारे में वो डील करता है। अब आते हैं सेंसस इन इंडिया। तो जो इंडिया में जो सेंसस है वो 10 साल 10 ईयरली कंडक्ट होता रहा है। और 1951 से अगर देखें तो 7 डेसिमल सेंसस हो चुके हैं। और सबसे जो रिसेंट जो सेंसस हुआ है वो हुआ है 2011 में। अब आते हैं हम लोग थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन में। थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे पहली जो थ्योरी है वो है थॉमस रॉबर्ट मैल्थ्यूज की जो थ्योरी है, वो थ्योरी उनके हिसाब से जो मैल्थ्यूज हैं उन्होंने अपनी थ्योरी दी हुई है कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा जल्दी फास्ट रेट पे वो बढ़ती है। और जो मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस है, मतलब खाना और कपड़े, वो सब उसको प्रोवाइड करने के लिए वो जो चीजें हैं वो धीरे बढ़ती हैं। जो पॉपुलेशन है, सेकंड पॉइंट उसका है कि जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसमें, मतलब वो मल्टीप्लाई कैसे होता है, 2 का 4 बनता है, 4 का 8 और 8 का 16 बन जाता है, इसीलिए वो बहुत फास्ट रेट में मल्टीप्लाई होता है। लेकिन जो ह्यूमन सबसिस्टेंस, मतलब ह्यूमन को जिंदा रहने के लिए जो चीजों की जरूरत पड़ती है, एग्रीकल्चर की चीजें हैं, वो सब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ते हैं। जैसे 2 का 4 होता है, 4 का 6 और 6 का 8, तो वो इतनी जल्दी वो आगे नहीं बढ़ पाता है। और वो बोलते हैं कि अगर आपको चाहिए है कि आपकी इकोनॉमी अच्छी रहे, प्रॉस्पेरिटी अच्छी रहे, तो आपको अपनी पॉपुलेशन को चेक करना पड़ेगा। पॉपुलेशन चेक करने के दो तरीके हैं, एक तरीका है प्रिवेंटिव चेक और दूसरा तरीका है पॉजिटिव चेक। तो प्रिवेंटिव चेक कैसे होता है? प्रिवेंटिव चेक ये हो जाता है कि अगर लोग देर से शादी करते हैं या फिर ब्रह्मचार का जीवन मेंटेन करते हैं, तो इस तरीके से वो पॉपुलेशन को आगे बढ़ाने में वो ना बढ़ाने में वो योगदान देते हैं। और पॉजिटिव चेक वो कैसे होता है? पॉजिटिव चेक जो होता है वो नेचर अपने आप कर लेता है, या तो कोई तरीके की महामारी फैल जाती है या कोई डिजीज फैल जाती है जिससे कि लोग अपने आप ही मरने लग जाते हैं, और वो एक नेचुरल तरीका होता है नेचर का पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब जो मैल्थ्यूज का जो क्रिटिसिज्म है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और उस जो क्रिटिसिज्म ये है कि जो फूड प्रोडक्शन है और जो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है वो बढ़ते रहे हैं इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पॉपुलेशन भी बढ़ती रही है। और ये ज्यादातर जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें ये देखा जा चुका है। तो ये कहना कि पॉपुलेशन जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है और जो एग्रीकल्चर है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है, ये बात इनकी गलत साबित हुई है। और जो पॉवर्टी और जो भुखमरी है और उसका जो रीजन है वो राइज इन पॉपुलेशन नहीं है। वो जो उसका जो रीजन है बेसिकली ये है कि जो पैसा है वो कुछ ही लोगों के हाथों में है और उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, इसीलिए लोगों को गरीबी है और भुखमरी है। और दूसरी जो थ्योरी है वो भी इक्वली ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो जो थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है वो एक 3 स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को वो बताती है, और जिसमें कि बताया जो कि एक कंट्री अंडर डेवलप्ड होती है और टेक्नोलॉजी भी उसकी इतनी अच्छी डेवलप नहीं होती है, वहां से लेकर जब कोई कंट्री डेवलप्ड और टेक्नोलॉजिकली एडवांस स्टेज में पहुंचती है तो क्या क्या उसके चेंजेस आते हैं। तो
पहला जो चेंज है जिसमें कि आपके जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो आपका पुअर है। तो उसमें क्या होता है, जबकि आपकी कोई कंट्री है जिसमें डेवलपमेंट पुअर है और टेक्नोलॉजी भी पुअर है, तो उनमें क्या है कि बर्थ रेट ज्यादा होता है और डेथ रेट भी ज्यादा होता है। लेकिन तो भी बर्थ रेट इतना ज्यादा होता है कि ग्रोथ रेट बढ़ता ही जाता, ग्रोथ रेट तो भी ज्यादा होता है। और उसके और फिर ये देखा गया है कि जब वो नेक्स्ट स्टेज में जाती है वही कंट्री जिसको ट्रांजिशन मूवमेंट बोलते हैं, और जब उसमें देखा जाता है जब वो थोड़ी सी उसमें डेवलपमेंट आ जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी अभी इतनी भी डेवलप नहीं होती है, तो बर्थ रेट तो भी हाई होता है लेकिन डेथ रेट कम हो जाती है क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो जाती हैं, लेकिन तो भी जो है टोटल ग्रोथ रेट अगर देखा जाए तो वो भी बढ़ा रहता है। उसके बाद जब कंट्री एडवांस टेक्नोलॉजी प्राप्त कर लेती है और उसमें डेवलपमेंट अच्छा हो जाता है तो लो बर्थ रेट हो जाता है, लो डेथ रेट भी हो जाता है, तब लो ग्रोथ रेट एक्चुअली में शुरू होता है। तो ये है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जिसमें 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिखाए गए हैं। इसके अलावा जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो जो एक्चुअली होता है वो ट्रांजिशनल स्टेज में होता है, जबकि डेथ रेट तो कम हो जाती है क्योंकि डिजीज कंट्रोल हो जाता है, हेल्थ फैसिलिटी इंप्रूव हो जाती है, न्यूट्रिशन बढ़ जाता है। और लेकिन जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है वो चेंज नहीं हो पाता है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव बिहेवियर जो चेंज होता है वो उसको चेंज होने में टाइम लगता है, क्योंकि वो एक सोशल एस्पेक्ट है। और जो इंसान को चेंज होने में टाइम लगता है क्योंकि अभी तक वो इसी चीज में यूज टू होता है कि हाई डेथ रेट है, तो उनकी आदत होती है कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा वो सिक्योर रहेंगे, तो वो जो मन में जो इनके डर होता है उसको दूर होते होते टाइम लग जाता है। अब आता है कॉमन कॉन्सेप्ट्स जो कि डेफिनेशंस हैं। तो बर्थ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ जो होते हैं, लाइव बर्थ जो मतलब जिंदा बच्चे जो पैदा होते हैं किसी भी एक एरिया में और किसी भी एक टाइम में और 1000 पॉपुलेशन में, तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ गिवन एरिया ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पर 1000 पॉपुलेशन। वही डेथ रेट है, नंबर ऑफ डेथ्स इन अ गिवन एरिया इन अ गिवन टाइम पर 1000 पॉपुलेशन। और ग्रोथ रेट क्या है, जो बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम ग्रोथ रेट बोलते हैं। इसके अलावा क्या आता है, फर्टिलिटी रेट। तो फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 वुमेन इन द चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप ऑफ 15 to 49 ईयर्स। तो कितने लाइव बर्थ होते हैं हर 1000 वुमेन में जो कि चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप में है, जो कि मानी जाती है 15 साल से लेकर 49 ईयर्स तक की। अब आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो उसमें क्या है, कितनी जो बेबीज हैं जो कि 1 साल से पहले जिनकी डेथ हो जाती है, और वो कितने में मेजर करा जाता है, पर 1000 लाइव बर्थ, मतलब 1000 जिंदा बच्चों में कितने बच्चे 1 साल से पहले मर जाते हैं, उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या कहलाती है कि उसमें कि जो 1000 जो वो जो 1000 जिंदा बच्चों को जन्म देने वाली माओं में से कितनी माएँ होती हैं जो चाइल्ड बर्थ में मर जाती हैं, उनको बोलते हैं, उनको कहलाती है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब सेक्स रेशियो क्या है, सेक्स रेशियो होता है कि कितनी औरतें हैं, कितनी जो 1000 आदमियों के कंपैरिजन में किसी एक एरिया में किसी एक टाइम फ्रेम में। अब आता है एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। तो एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन होता है कि अलग अलग जो एज ग्रुप के जो लोग हैं उनका क्या प्रपोर्शन है टोटल एक टोटल पॉपुलेशन को लेके। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मान लो किसी एक कंट्री में कहने का है कि 100 लोग हैं, तो 100 लोग में कितने लोग जो हैं जो कि 5 से 10 साल के हैं, कितने हैं जो 15 से 20 साल के हैं, इस तरीके से जब देखा जाएगा तो उसको बोलेंगे एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। अब आता है डिपेंडेंसी रेशियो। तो डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है कि वो लोग जो कि एल्डरली लोग हैं और जो बच्चे हैं और वो कितने ज्यादा हैं, जो वो बच्चे कौन से उम्र के माने जाते हैं, 15 साल से नीचे और 64 साल से ऊपर, वो कितने लोग हैं इन कंपैरिजन टू वो लोग जो कि 15 साल से ऊपर हैं और 64 साल से नीचे हैं। क्योंकि 15 से 64 साल के लोगों को वर्किंग माना जाता है और जो दूसरे जो 15 से नीचे 64 से ऊपर वाले लोगों को नॉन वर्किंग माना जाता है। तो बेसिकली कितने डिपेंडेंट
हैं जो लोग वर्किंग एज ग्रुप पे डिपेंड कर रहे हैं। इसके अलावा आता है राइजिंग डिपेंडेंसी रेशियो, क्यों एक चिंता का विषय है वो कंट्रीज के लिए। तो जहां पे जिन कंट्रीज में देखा जाता है कि जो एजिंग पॉपुलेशन है, मतलब 64 साल से ज्यादा लोग बढ़ते जा रहे हैं, और जो 15 to 64 ईयर्स के जो लोग हैं वो कम होते जा रहे हैं, तो वहां पे उस कंट्री के लिए ऐसे लोग ज्यादा हो जाते हैं जो कि कंट्री के लिए बर्डन होते हैं, और इसीलिए राइजिंग डिपेंडेंसी रेशियो उनके लिए एक चिंता के विषय हो जाता है, क्योंकि काम करने वाले लोग जो इकोनॉमी को सुधार सकते हैं वो लोग कम हो जाते हैं। और जो फॉलिंग डिपेंडेंसी रेशियो है वो एक कंट्री के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ ला सकता है, जैसे कि हमारी कंट्री का केस है। तो जब वर्किंग क्लास लोग ज्यादा होते हैं, जो कि 15 से लेकर 64 साल के लोग और 64 से ज्यादा वाले जो लोग हैं वो कम होते हैं, तब काम करने वाले ज्यादा हैं, इसलिए इकोनॉमी को इम्प्रूव करने वाले लोग ज्यादा हैं, इसीलिए वो फॉलिंग डिपेंडेंसी रेशियो एक कंट्री के लिए अच्छी मानी जाती है। और जब देखा जाता है कि जब रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है, जबकि जितने भी बर्थ हो रहे होते हैं उतनी ही डेथ हो रही होती है और ऑलमोस्ट बराबर हो रही होती है, तब हम बोलते हैं किसी पॉपुलेशन में स्टेबलाइजेशन आ गया है, या फिर उन्होंने रिप्लेसमेंट लेवल उनका जीरो हो गया, उनका रिप्लेसमेंट लेवल वो पहुंच गए हैं। और इसके अलावा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है कि ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है कि कितने साल एक इंसान किसी भी कंट्री में एक एवरेज इंसान है वो जी सकता है। तो पहले जो होता था, जो बोलते थे कि बहुत जल्दी लोग मर जाते थे क्योंकि उस समय पे हेल्थ कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन अब जैसे जैसे हेल्थ इंप्रूव होती जा रही है तो लोगों के एक जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि उम्मीद करा जाता है कि कितना इंसान जी लेगा वो बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा आता है सोनोग्राम। तो सोनोग्राम क्या है? सोनोग्राम एक एक्सरे करने वाली एक डायग्नोस्टिक डिवाइस है जो कि अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और उसका कभी कभी मिसयूज करा जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन करने के लिए मदर के वूम में। अब फेमाइंस क्या है? जब बहुत ज्यादा गरीबी होती है और उसके गरीबी के कारण लोगों को न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिल रहा होता है, और स्पेशली उस एरिया में जहाँ पे जो फसलें होती हैं वो फसलें डिपेंड करती हैं कि बारिश के ऊपर, सीजन के ऊपर, ठंडी के ऊपर, ऐसी वाली फसलें होती हैं जो कि एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो उस वेरिएशन के कारण वहाँ पे जो फसल का कभी अच्छा होना या खराब होना डिपेंड करता है। तो ऐसी जगह पे जब भुखमरी होती है और तब हम बोलते हैं कि वहां पे फेमाइन आ गया है। और इसके अलावा जो है कि डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो है, ये डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो है। तो ये क्यों होता है? तो डिक्लाइन इसलिए हो रहा है, अगर हम देखें तो अपने इंडिया में स्पेशली कुछ कोरिया जैसी कंट्री में देखा जा रहा है कि जो सेक्स रेशियो है वो डिक्लाइन होता जा रहा है, मतलब कि जो लड़कियां हैं उसके मुकाबले में लड़के ज्यादा हैं और लड़कियां कम होती जा रही हैं। वेयर बाय नेचर, जो नेचुरल प्रोसेस है, अगर नेचर में देखा जाए तो लड़कियां ज्यादा होती हैं, लड़के कम होते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका उल्टा हो रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है कि जब लड़कियां पैदा होती हैं तो बहुत छोटी उम्र में उनको बहुत निगलेक्ट करा जाता है, क्योंकि सोसाइटी ऐसी है जिसमें कि लड़के को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, जिसके कारण उनकी ज्यादा डेथ होने की संभावना होती है। इसके अलावा लोगों के मन में जो भावना बसी हुई है कि लड़का ज्यादा अच्छा होता है और लड़की अच्छी नहीं होती है, तो कई जो पेरेंट्स होते हैं वो गर्भ में ही अगर उनको पता चल जाता है कि वो लड़की है तो उसकी वो भ्रूण हत्या भी कर दी जाती है। और कई बार जो होता है कि जब बच्चा पैदा भी हो जाता है और तब अगर पता चलता है कि बेटी है तो उसको भी मार दिया जाता है। तो इन सब कारणों से जो है जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो कम होता जा रहा है। अब रीजनल वेरिएशंस जो हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो में क्यों देखे जा रहे हैं? तो देखा गया है कि जो इंडिया में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो उन जगहों पे कम देखा गया है जहाँ पे बहुत प्रॉस्पेरस है, जहाँ पे कोई पैसे की कमी नहीं है, वो
वो स्टेट्स में इकोनॉमी भी अच्छी है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात एंड महाराष्ट्र, वो अपने आप में रिचेस्ट स्टेट्स हैं। उनके पर कैपिटा इनकम भी बहुत हाई है, लेकिन उनके वहाँ पे जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो बहुत पुअर है। तो ये इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जो है सेलेक्टिव अबॉर्शन कराया जाता है। सेलेक्टिव अबॉर्शन इसलिए नहीं कराया जाता है कि वहाँ पे लोगों के पास पैसे की कमी है, या फिर उन लोगों को जानकारी नहीं है, या फिर रिसोर्सेज नहीं है। वहाँ पे इसलिए है क्योंकि जब वहाँ के जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ जो फैमिलीज हैं वो अब ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा करना चाहती हैं, और जब वो ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा करना चाहते हैं तो लेकिन वो साथ साथ में उनके मन में ये बात, ये ज़्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए, ये तो बात समझ में आ गई है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई है उनको कि लड़का और लड़की दोनों बराबर हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि कम बच्चे हैं तो लड़के ही हों, इसीलिए वो लड़की को जो या तो फीमेल इन्फेंटिसाइड हो जाता है या फिर उनका अबॉर्शन करा दिया जाता है। इसके अलावा आता है रोल ऑफ लिटरेसी इन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जो पढ़ाई किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो जो लिटरेसी है वो एक मतलब बहुत जरूरी एक हथियार बन गया है किसी भी इंसान को आगे बढ़ने के लिए। और जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन पढ़ी लिखी होती है, उनका जो कॉन्शियसनेस होता है, उनको करियर ऑप्शंस ज़्यादा समझ में आ जाने लग जाते हैं, और उनका जो इकोनॉमी में जो उनका योगदान होता है वो भी बढ़ता जाता है। इसके साथ साथ उनको हेल्थ अवेयरनेस भी आ जाती है। और जो लिटरेसी है तो इसके कारण पे जो पॉपुलेशन है, कहीं देखा गया है कि जहाँ पे ज़्यादा लिटरेसी है वहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल ज़्यादा अच्छा कराया जा सकता है। और जो लिटरेसी है वो रीजन टू रीजन तो डिफर करती ही है, लेकिन वो देखा गया है कि जेंडर में भी मतलब जो मेल जेंडर्स हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और फीमेल इतनी पढ़ी लिखी अभी नहीं है। और इसके अलावा अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी देखा गया है कि पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा फर्क देखा जाता है। जैसे कि जो देखा गया है कि जो अगर जो हिस्टोरिकली जिनको डिसएडवांटेज रहा है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, उनमें अगर देखा जाए तो उनमें रेट ऑफ लिटरेसी बहुत लो है, और वहाँ की औरतों की तो रेट ऑफ लिटरेसी और भी लो है। और इसके अलावा केरला में देखा जाए तो केरला जो वो स्टेट है जहाँ पे यूनिवर्सल लिटरेसी अचीव होने जा रहा है, और वेरएज वहीं पे ही बिहार है वो उससे बहुत बहुत पीछे है। इसके अलावा जो एपिडेमिक है, एपिडेमिक क्या होता है, जो भी बीमारी जो कि एक जगह पे सीमित ना रहे, तो उसको कैसे कंट्रोल करा जाता है, उसको मास वैक्सीनेशन की तरह और बेहतर साफ सफाई। और तो उसमें से कुछ नाम जो एपिडेमिक के हैं वो कौन कौन से हैं, मलेरिया, टीबी, डायरिया, डिसेंट्री, ऐसे बहुत सारे एपिडेमिक हैं जो आज भी लोगों को मौत के जो रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं। और इसके अलावा जो है कि जो बर्थ रेट जो है वो स्लो टू चेंज होता है, क्योंकि बहुत सारे सोशल फिनोमिनन होते हैं और कल्चरल फिनोमिनन होते हैं जो कि बर्थ रेट के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो देखा जाता है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो केरला में लो है, तमिलनाडु में लो है, और हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका और महाराष्ट्र में लो है। लेकिन जो हाई TFR है वो बिहार, MP, राजस्थान और यूपी में पाया जाता है। अब इसके अलावा रूरल अर्बन डिफरेंसेस क्या हैं, तो वैसे तो देखा जाए तो रूरल और अर्बन डिफरेंसेस दिन पर दिन कम ही होते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मास मीडिया और कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं वो सब जगह फैल रहे हो, चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो, सब जगह पे जो मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन की चीजें फैल रही हैं। तो जो पहले एक जिंदगी जीने के तरीके में जो डिफरेंस हुआ करता था रूरल एरिया और अर्बन एरिया में, अब वो बहुत कुछ कम होता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रूरल पॉपुलेशन जो है वो सिटी की तरफ खिंचती जा रही है। जो लोग रूरल एरिया में काम नहीं ढूंढ पाते हैं वो लोग सिटी में काम की खोज में वो लोग आ जाते हैं। इस तरीके से रूरल से जो अर्बन माइग्रेशन है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जो रूरल एरिया में जो कॉमन प्रॉपर्टी है जो पहले हुआ करती थी कि पहले पॉन्ड्स होते थे, वहां से जो गांव वाले थे सब मछली पकड़ के ले आते थे, फिर फॉरेस्ट से लकड़ी का ईंधन का इनका इंतजाम हो जाता था, और जो जमीन होती थी जिसमें कि वो अपने जानवरों को चरवा लेते थे। लेकिन अब धीरे धीरे वो सब चीजें जो लोग हैं अपनी वो प्राइवेट करते जा रहे हैं। पॉन्ड्स को लोगों ने
ने खरीद लिया है वो इन लोगों को अलाउ नहीं करते हैं, ऐसे फॉरेस्ट भी हो गए हैं और ग्रेजिंग लैंड भी हो गए हैं, तो उन लोगों को ये सब चीजें नहीं मिल पा रही हैं। तो इसी कारण पे वो लोग अपना जीवन चलाने में मुश्किल उनको महसूस होती है, इसीलिए वो लोग शहर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो रीजन है, और इसमें इसके अलावा एक और भी रीजंस हैं लोगों के शहर जाने के लिए, कि जब लोग शहर जाते हैं तो वो लोग अपनी जो कास्ट है उन सब की आइडेंटिटी को वो लोग छुपा सकते हैं, हटा सकते हैं। वहाँ पे जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे लोग कोई उससे फर्क नहीं पड़ता कि उनके बगल में कौन रह रहा है, क्या रह रहा है, और उनको वो वहाँ पे लोग पैसा कमाने के लिए आए हैं, आगे बढ़ने के लिए आए हैं, इसीलिए वहाँ पे लोगों को अपने कास्ट छुपाकर बराबरी का मौका मिलता है आगे बढ़ने का, और इसीलिए लोगों को वहाँ पे रहने से शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है और वह दूसरों के बराबर में चल के आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इन सब रीजन से जो अर्बन एरिया है वो लोगों के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव होता जा रहा है। अब आता है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो जो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो जो था वो इस ऑब्जेक्टिव से इंट्रोड्यूस करा गया था कि वो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको कम करा जाए, बर्थ कंट्रोल मेथड्स उसमें लाए गए, और जो पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं उसको इम्प्रूव करे गए, और इसके अलावा इमरजेंसी के पीरियड में वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती ऐसे मेजर्स लिए गए, बर्थ कंट्रोल मेजर्स लिए गए जिससे कि लोग बहुत उनसे नाराज हो गए। इसके अलावा इसके बाद जब नई गवर्नमेंट आई तो उसने एक और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जिसका नाम दिया गया नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, और जिसके अलग गाइडलाइंस थी और अलग ऑब्जेक्टिव्स थे। और जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का जो सक्सेस है वो इसलिए वो इस तरीके से कहा जा सकता है कि जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो कम हो गया, और लोगों को ये समझ में आ गया कि छोटी फैमिली से क्या फायदे हैं। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो भी कम हो गया, और जो लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गया, और जो लोगों को ये अवेयरनेस आ गई कि जो फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए और छोटी फैमिली प्लानिंग करने के लिए क्या क्या तरीके उनके पास उपलब्ध हैं। इसके अलावा फेलियर ये हुआ कि जो ग्रोथ रेट है वो अभी भी बढ़ता जा रहा है, और डेवलप्ड नेशन से अगर हम कंपेयर करें, और जो जबरदस्ती से जो प्लानिंग करवाई गई उस जिसमें कि जो वैसेक्टमी आदमियों की कराई गई और ट्यूबेक्टमी औरतों की कराई गई, उससे लोगों को ऐसा फील हुआ जैसे कि वो एक विक्टिम बन गए हैं, और उनको लेकिन एक और कमी ये है कि अभी ऐसे मेथड्स नहीं हैं जो कि एकदम रिलायबल हों, और वो फैमिली प्लानिंग मेथड्स ऐसे हों जो कि रिलायबल समझे जा सकते हों। अब आता है एज स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। तो एज स्ट्रक्चर का देखा जाए तो इंडिया सबसे यंगेस्ट कंट्री में मानी जाती है, वहाँ पर ज़्यादातर लोग यंग हैं, और जो एवरेज एज है वो दूसरी कंट्रियों से वो कम मानी जाती है, और जो 15 से 60 साल के लोग हैं वो तो उसका जो शेयर है वो थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन 60 प्लस जो एज ग्रुप है वो अभी भी छोटा है कंपैरिजन टू 15 से 60 वाले उम्र में। तो जो प्रेजेंट ट्रेंड जो इंडिकेट करता है कि जो 0 से 14 साल के बच्चे हैं वो वाला एज ग्रुप भी कम होता जा रहा है, 60 प्लस जो एज ग्रुप है वो अभी छोटा है, और 15 to 60 वाले जो हैं वो लोग बढ़े हुए हैं। इसका मतलब जो इंडिया को डेमोग्राफिक डिविडेंड मिला हुआ है जिसमें काम करने वाले लोग ज्यादा हैं, और जो एज स्ट्रक्चर है वो भी एक जगह से दूसरी जगह बदलता रहता है, और केरला का जो एज स्ट्रक्चर है वो एक डेवलप्ड कंट्रीज के जैसे है, और जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे ज्यादातर यंग लोग हैं, और जो बूढ़े लोग हैं वो जनरली वो कम है। तो इस तरीके से ये आपका जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी है, ये जो कोर्स, ये पूरा चैप्टर आपका खत्म होता है। ये आपको बहुत कुछ इस चैप्टर के बारे में आपको नॉलेज दे सकता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और आप अगर चाहें तो आप हमको ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, डिटेल इसमें दिया गया है। और थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।